प्रिया राठौर आपके लिए आज की क्लास लेकर आई हूँ और वो है क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 11 और जो है बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पर हम पढ़ रहे थे। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कुछ ऐसा है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर फ्लो में वो पढ़ने वाले हैं प्रमुख रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो आपको 2-4 मैं एग्जाम्पल बता दूंगी जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद मेन टॉपिक हमारा आज का है डीएनए खंड का पृथक्करण व विलगन। उसके बाद अभिरंजन, इसी के साथ आएगा, वैसे ये इसी के स्टेप्स हैं। और उसके बाद है शालन व या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। तो पहले एक टेबल मैं आपको बता देती हूँ। कल हमने जो है क्लास में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स यानी कि RE पढ़े थे। अब आपको क्या याद रखने हैं, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मैंने आपको कहा था बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आपको एग्जाम्पल में क्या याद रखना है तीनों ही कहानियों में, कि ये कुछ एंजाइम्स हैं और ये किससे वो मिले हैं, उनके नाम हैं। और नामकरण हमने पढ़ा था कि कैसे किया हुआ है। तो अगर आपको ये याद है तो आप नामकरण कर सकते हैं, या ये याद है तो नाम याद कर सकते हैं। जैसे एक जो हमको पढ़ना है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पे मैं स्टार लगा देती हूँ, ये वाला जो हम नाम लेते हैं इको R1, जिसका नामकरण में हमने एग्जाम्पल भी देखा था। इको मतलब इश्चेरिचिया कोलाई, R1 का मतलब आपको बताया था, वैसे वो R113 था और पहले जो आया था स्ट्रेन। ठीक है। बाम आपको याद रखना है, सर दर्द होता है तो बाम लगाते हैं, और बाम जो है वो बैसिलस एमाइलो लिक्विफेंसिस से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। इसके बाद तीसरे नंबर वाला इजी है भाई, ये R1 था तो ये R2 है, नाम वही रहेगा इश्चेरिचिया कोलाई, और दूसरे नंबर पे मिला था R स्टैंड से, इसी R स्टैंड से दूसरे नंबर पे मिला था, इसीलिए इसको सेकंड दे दिया। अब एक और जो आपको स्टार करके मैं बता देती हूँ, ये वाला, ये सब वो है जो पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, और आप अपने हिसाब से तो कोई भी याद कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो मैंने यहाँ लगाए ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन वही पूछ लिया जाए कि भाई ये LU1 का किससे प्राप्त होता है, तो फिर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, उसलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले। एक बाम को भी आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये याद करने हैं आपको। NCERT में तो भाई ये और ये दे रखा है, तीसरा वाला, वो बाम का भी फुल फॉर्म नहीं दे रखा। इश्चेरिचिया कोलाई वाले तो आपको याद करने ही करने, क्योंकि आपको बताया ये बलि का बकरा है। ठीक है, चलो, तो ये मुझे बताना था। और आज का जो मेन टॉपिक है वो है डीएनए खंड का विलगन। अब ये क्या है, तो भाई वही स्टोरी क्या समराइज फिर से, कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें वांछित जीन को निकालना है, जिसकी हमें बायोटेक्नोलॉजी करनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो स्टेप है, जो निकालने की प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं डीएनए खंड का पृथक्करण। कहाँ से पृथक्करण, जहां वो पाया जा रहा है वहां से निकालना व विलगन। अब देखो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अब कुछ स्टेप्स आ रहे हैं आपकी बुक में। ये स्टेप्स वही है, निकालना, जोड़ना, फिर उसको रेप्लिकेट कराना। तो पहले तो इन सब स्टेप्स को डिटेल में समझाया गया है, उसके बाद फिर इनको समराइज भी किया हुआ है सेम चीजों को वापस से। वो हम जब आएगा तब मैं आपको एक बार समझा दूंगी। तो अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको, कि हम कैसे डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया लास्ट क्लास में दिया था इसका, वो लाइसोजाइम और ये बता के, फिर से मैं उसको एक बार लिख के बता देती हूँ, वहां पे मैंने ओरली बता दिया था। तो कैसे डीएनए को हम अलग करेंगे, तो डीएनए को अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उससे पहले डीएनए ऐसे ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा ऐसे, क्योंकि आपको बताया था वहां पे मैंने, बैक्टीरिया की सेल से निकालना हो तो हम जो है लाइसोजाइम यूज करते हैं, प्लांट से निकालना हो तो हम सेल्यूलेज यूज करते हैं या सेल्यूलोज यूज करते हैं, और अगर हमें कवक से निकालना हो तो हम काइटिनेज यूज करते हैं। याद आ रही है पुरानी क्लास,
कि भाई ऐसा नहीं है कि डीएनए चिमटा लिया, कोशिका में घुसाया और निकाल लिया, ऐसा नहीं है। पहले आपको अगर प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल हटानी पड़ेगी, फिर सेल मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, फिर अंदर और भी बहुत मटेरियल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, उसके अंदर बीच में हमारा डीएनए छुपा हुआ है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर। अगर प्रोकैरियोटिक और की बात ना करके यूकैरियोटिक की करें तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस भले ही नहीं हो लेकिन छुपा हुआ तो वो केंद्र में ही है। तो क्या किया जाता है, पहले सेल वॉल हटाई जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन हटाई जाती है इन एंजाइम से। फिर दो और एंजाइम जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियेज, ये सब लिखने हैं बच्चों, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं ये। न्यूक्लियेज एंजाइम डाला जाता है, क्यों? लेकिन कौन सा न्यूक्लियस एंजाइम? डीएनए न्यूक्लियस मत डाल देना, आरएनए न्यूक्लियस डालना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीएज एंजाइम डालने पड़ेंगे। प्रोटीएज क्या होते हैं? प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेस्ट करेंगे। ये सब मिलजुल के क्या करेंगे? ये सब मिलजुल के एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें हैं डीएनए के अलावा, डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करना है, डीएनए तो हमें चाहिए पूरा के पूरा, ठीक है। डीएनए के अलावा जितनी भी चीजें उन सबको डाइजेस्ट कर देंगे, पाचित कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब समझो कि ये सब टुकड़े हो गए, इधर से सेल वॉल टूट गई, सेल मेम्ब्रेन टूट गई, है ना। मैं ये न्यूक्लियस हटा ही देती हूँ वरना आप डीएनए को तोड़ ही डालोगे आज। प्रोटीएज लिख लो, है ना। आरएनएज डाला जाता है, आरएनए को अलग करना है, डीएनए को नहीं करना। न्यूक्लियस में कौन सा वाला? आरएनएज डालेंगे। टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उस कीचड़ के अंदर, उस भंगार के अंदर हमारा डीएनए विचरित कर रहा है, बोल रहा है कहाँ डाल दिया भगवान, लेकिन उसको पता नहीं कि हम उसको निकालेंगे, बचाएंगे उसे वहां से। तो इन सब चीजों में डीएनए को ढूंढना, इट्स वेरी टिपिकल। कैसे ढूंढोगे? इस कबाड़ के अंदर सब कुछ, दुनिया भर का कचरा कोशिका का भर दिया आपने डाइजेस्ट करके, उसमें से डीएनए को निकालने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करते हैं, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है तो याद करो इससे पहले वाले चैप्टर्स को, जहां पे हमने एक प्रोसेस पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वहां पे भी हमने ये यूज की थी। वहां पे मैंने नाम लिया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर किसी को बादाम के नाम लेने से याददाश्त अच्छी हो गई हो तो, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। तो अब ज्यादा उसको हम खींच खींच के नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाऊंगी सब में, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करना है। क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? क्योंकि हमें डीएनए चाहिए, हमें पता है कि डीएनए पे कौन सा साइन होता है, डीएनए पे माइनस साइन होता है, ठीक है, ऋणायन होता है डीएनए। तो हम क्या करते हैं, अगारोस जेल, अगारोस जेल क्या होता है? अगार अगार से जो मिलता है। मैम अगार अगार किससे मिलता है? कंपटीशन एग्जाम का सवाल क्लास 11th में आ चुका है। किससे? जेलेडियम से मिलता है ना। अगार एक एल्गी है, रेड एल्गी, उससे मिलता है अगार अगार, है ना। जेलेडियम ग्रिसलेरिया से भी मिलता है, तो उसी से मिलता है। ये आजकल हम बोलते हैं कि ये वेजिटेरियन प्रकार की जली बनाने में, पहले क्या जली बनाने में नॉन वेजिटेरियन मटेरियल यूज होता था, तो उसके लिए नया हमने, इसको चाइनीज ग्रास भी बोलते हैं अगार अगार को, ठीक है। तो जो खाने के थोड़े शौकीन हैं उनको पता होगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए डाल देते हैं, सारा कचरा डाल देते हैं। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे मुझे बतानी है, डायरेक्ट हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई नहीं करेंगे, उससे पहले एक और काम करना है। देखो ये जो कचरा पड़ा है ना, उसमें से पहले तो हम डीएनए को अलग करना है। डीएनए को अलग कैसे करते हैं? डीएनए को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले डीएनए पे ट्रीटमेंट करते हैं, डीएनए को चिल्ड एथिनॉल में डाल देते हैं। ये जो मटेरियल सारा हमारे पास आया है, इसको चिल्ड एथिनॉल में डाल देंगे। आपको करवाएंगे ये प्रैक्टिकल, मुझे करवाना है, बहुत टाइम से करवाना है। डीएनए दिखाएंगे आपको, है ना। चिल्ड एथिनॉल में डालने से क्या होता है कि डीएनए को चिल्ड मतलब बहुत ठंडे एथिनॉल में डालने से डीएनए के जितने भी फाइबर्स होते हैं ना, गुच्छे होते हैं, वो सब एक साथ आ जाते हैं और फिर हमें डीएनए के गुच्छे मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी तब आप देखना। तो और दूसरा ये कि वो आपके प्रैक्टिकल में, स्कूल प्रैक्टिकल में है, तो वहां पे हम उसको एज अ प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो चिल्ड एथिनॉल में डालते हैं तो डीएनए के गुच्छे आ जाते हैं, वहां से इसको पकड़ के निकाल लेते हैं। इसको स्पूलिंग भी कहते हैं, स्पूलिंग, इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं।
आज तक आपने डीएनए नहीं देखा होगा, मैं दिखाऊंगी आपको, प्रैक्टिकल कराऊंगी तब, ठीक है, डीएनए के गुच्छे। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई करेंगे, पहले अलग कर लेंगे। अब डीएनए के खंड को हमें अलग करना है, तो वही हम क्या स्टेप्स यूज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। डीएनए खंड ऋणावेशित होते हैं, ये हमें पता है, अभी मैंने लिखा है। डीएनए के खंड में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर सभी ने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज होता है और बीच में नाइट्रोजन क्षार होते हैं। आवेशों की इन विभिन्नताओं का उपयोग विभिन्न लंबाई वाले डीएनए खंडों को एक विद्युत क्षेत्र मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उनको बलपूर्वक धनावेशित इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की ओर भेजकर अलग करके किया जाता है, अलग करने में किया जाता है। कैसे करते हैं जरा देखो। अतः डीएनए खंडों को पृथक दो सिद्धांतों पर किया जाता है। ये पृथक्करण होता क्यों है, क्यों डीएनए अलग अलग हो गए, खंड अलग अलग हो गए, उसके दो रीजन। पहला तो हमने बता ही दिया, अलग किए जा रहे आवेशित अणु ऋणावेशित डीएनए खंड की विद्युत संचलित चलन क्षमता के कारण। देखो क्या करते हैं हम, ये हमारी जेल इलेक्ट्रिक प्लेट है। क्या है ये, जेल इलेक्ट्रिक प्लेट। अगारोस जेल को लेंगे, उसको पानी में घोलेंगे, पानी में घोल के एक ट्रे जैसा आता है जैसे कि यहाँ दिख रही है, उस पर बिछा देंगे, है ना। वो लिक्विड रहता है, धीरे धीरे जेली आपने देखी है, जेली टेम्परेचर ठंडा होते ही जम जाती है, तो यहाँ पे अगारोस जेल जम जाता है, एकदम जेली जैसा हो जाता है, ठीक है। अगारोस जेली डालने से पहले हम उसमें डीएनए के खंड भी डाल देते हैं। अब अगारोस जेल में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। हालांकि जेल में बोल रही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब एक तो छेद की साइज, दूसरा जो हमने डीएनए खंड डाले हैं वो कौन से हैं, ऋणावेशित है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे दो ऐसे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बैटरी से अटैच करके, ठीक। एक तरफ हम क्या रख देंगे, एनोड, ये एनोड वाला है सिरा, और ये हो जाएगा कैथोड। इधर की साइड हम हमारे डीएनए के खंड डाल देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यही किया था। अब इस पे इसको शॉक देंगे, तो शॉक देंगे तो आपको पता है ये नेगेटिव है, डीएनए के खंड क्या है, नेगेटिव है। कहाँ जाएंगे, ये भागेंगे पॉजिटिव की तरफ, चलो 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 पॉजिटिव की तरफ चलो, अट्रैक्ट होंगे। अब ये अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनकी लंबाई पे प्लस इनके ऊपर जो आवेश है उस पे, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है कि अलग किए जा रहे आवेशित अणु ऋणावेशित डीएनए खंड की विद्युत संचलित चलन पर, कि ये जो डीएनए खंड है इन पे कितना चार्ज है उसके हिसाब से ये प्लस की तरफ दौड़ेंगे। जिस पे ज्यादा चार्ज है, जो बहुत जैसे -3 है -4 है, तो वो जल्दी जल्दी प्लस की तरफ दौड़ेगा, उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जिस पे 1 -1 है वो धीरे धीरे गमन करेगा, अच्छा जाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि इन पे चार्ज कितना है, तो ये धीरे धीरे। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है, छेद पे। जेल का चालनी प्रभाव, चालनी का मतलब उसके अंदर जो छेद है, जो सीव्स बनी हुई है, सीव्स का मतलब छेद है ना, सीविंग इफेक्ट, उस पे डिपेंड करेंगे। ये इनमें छेद है जेल इलेक्ट्रो, उसी में से तो डीएनए जा रहा है ऐसे तैर तैर के, क्योंकि अगारोस जेल तो अब क्या हो गया है, सॉलिड हो गया है, जेल जैसा हो गया है, वो खुद तो गमन नहीं कर रहा, उसके छेद में से डीएनए जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उधर प्लस है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है प्लस नेगेटिव को। तो इसके हिसाब से ये भाई मान लो एक डीएनए यहीं पर गया, एक डीएनए यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, है ना। वैसे हमने वहां पे आपको याद है ये बोला था कि जो छोटा वाला डीएनए होता है वो बहुत जल्दी भागेगा साइज के हिसाब से, क्योंकि छोटा डीएनए उस छेद में से जल्दी निकल जाएगा। बड़े डीएनए लेंथ में बड़े होंगे तो छोटे छेद में से निकलने में उनको टाइम लगता है, छोटे वाले डीएनए जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये सब एनोड पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे अगारोस जेल में सारे डीएनए अरेंज हो जाएंगे, डीएनए खंड, ठीक है। जो हमने डीएनए प्राप्त किया था उसके टुकड़े टुकड़े जो हमें मिले हैं वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। अब इस डीएनए को देखेंगे कैसे, तो भाई डीएनए है, अगारोस जेल भी एक तरह से आप बोलो सेमी ट्रांसपेरेंट सा होता है ना, बिल्कुल वाइट भी नहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ओपेक टाइप का होता है जिसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, वैसा होता है। डीएनए का भी कोई कलर तो होता नहीं, तो अब डीएनए देखे कैसे,
तो डीएनए को देखने के लिए हम उनको स्टेनिंग करते हैं कि अगारोस जेल पे उसको कैसे देखें। तो अगारोस जेल के अंदर हम डालते हैं स्टेनिंग, यानी कि अभिरंजक, जो किसी भी चीज को कलर कर देते हैं। तो डीएनए पे हम सेफ्रेनिन, मिथाइलिन ये यूज नहीं करते, मिथाइलिन ब्लू। डीएनए का एक अपना पर्सनल अभिरंजक है जिसको बोलते हैं एथिलीन ब्रोमाइड, ठीक है, वो यूज करेंगे। डीएनए प्राकृतिक अवस्था में एक रंगहीन अणु होते हैं। अंत डीएनए के पृथक्कृत खंडों को अगारोस माध्यम में देखा नहीं जा सकता, ठीक है। अगारोस मतलब वही अगार अगार का जो जेली हमने बनाई है। पहले डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है। रंग दिए गए अर्थात अभिरंजित डीएनए खंडों को पराबैंगनी, उसके बाद भी नहीं दिखेंगे, आपको क्या डालनी पड़ेगी उस पे, यूवी रेज डालनी पड़ेगी, पराबैंगनी किरणें डालनी पड़ेगी, ठीक है, यूवी रेज अल्ट्रा किरणें डालनी पड़ेगी। पराबैंगनी प्रकाश में देखने पर यह चमकीले नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। नीट का क्वेश्चन, दोनों ये भी और ये भी बोर्ड में भी पूछ सकते हैं कि इथिडीन ब्रोमाइड से अभिरंजित या स्टेनिंग करने पर डीएनए किस कलर के दिखाई देते हैं, या डीएनए को अभिरंजित करने के लिए किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। ये दोनों जो है वो क्या है या क्यों किया जाता है, बोर्ड वाला पूछ ले क्यों करते हैं, क्योंकि भाई डीएनए रंगहीन है, ऐसे दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए करते हैं। बिना अभिरंजक के व बिना पराबैंगनी प्रकाश के डीएनए खंडों को नहीं देखा जा सकता, कि खाली आप स्टेनिंग कर लो, यूवी रेज नहीं डालो तब भी नहीं देख सकते, ठीक है। दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दोनों कंपलसरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन है भर भर के। अब है क्षालन या इल्यूशन। सब कुछ सेट हो गया, हमें हमारे डीएनए खंड जो है दिखने लग गए हैं यहाँ पे, कौन से कलर के, अब ऑरेंज कलर तो है नहीं मेरे पास, ये लो इस अगारोस जेल पे। अब यहाँ से डीएनए को निकालना भी तो है, कैसे निकालेंगे, जेली खाई है कभी, चम्मच से ऐसे जेली को ऐसे यूं करके निकालते हैं, केक भी ऐसे निकालते हैं, ऐसे चम्मच डालते हैं निकालते हैं। बस इसी में से आपको जहाँ जहाँ डीएनए खंड दिख रहे हैं, आपको जहाँ अपना डीएनए दिख रहा है, जो वांछित डीएनए दिख रहा है, वहां से बस ऐसे स्कूप लेके इसको यहाँ से अलग कर लेंगे, ऐसे चम्मच की तरह स्पैचुला से। इस चीज को बोलते हैं इल्यूशन। ये जो चम्मच से हम निकाल रहे हैं, बताओ हम दुनिया में कितनी बार चम्मच से सब्जियां और केक निकालते आ रहे हैं, इनको अलग टर्म चाहिए, इल्यूशन, है ना। शालन, क्या कहते हैं इसको, शालन। याद रह जाएगा भाई, जेली को अगर आप चम्मच से निकालोगे तो उसको क्या कहोगे, आज से उसको शालन कहेंगे हम, इल्यूशन कहेंगे, ठीक है, ये याद रख लो। जेल माध्यम पर अलग हो गए डीएनए की पट्टियों को काट कर निकालना तथा इन जेल के टुकड़ों, क्योंकि यहाँ से जेल भी आया, अकेला डीएनए तो नहीं आया, जेल भी आया, डीएनए को निष्कासित करना शालन कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार अलग किए डीएनए खंडों का प्रयोग इन्हें वाहक से जोड़कर पुनर्योजन डीएनए बनाने में किया जाता है। हमें हमारा वांछित डीएनए मिल गया है जो हमें चाहिए था, बस अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको प्लाज्मिड से जोड़ना, क्योंकि वाहक से जोड़ना पड़ेगा इसको। तो नेक्स्ट स्टेप ये है जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए, यही इसके बाद का स्टेप है। तो ये बेसिक चीजें थी। आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी पूछे, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इल्यूजन, चालन, स्टेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक इतना ही था। एक फोटो देख लो, ये देखो, ये है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा होगा, कोई कलर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी इस पे स्टेनिंग नहीं हुई है, और इसको इस बैटरी से जोड़ रखा है, और यहाँ पे डीएनए डले हुए हैं जबकि हमें दिख नहीं रहे क्योंकि इसको स्टेन नहीं किया है, ठीक है। ये ऐसा होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन, इस तरह से, ठीक। तो आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।